एवरीवन, दिस इज सीए अंजलि भक्कड़ एंड हम लोग सीए इंटर जनवरी 27 अटेम्प्ट वालों के लिए जीएसटी का एग्जाम ओरिएंटेड बैच देख रहे हैं। टुडे विल सी चैप्टर नंबर 12 आपका रजिस्ट्रेशन। किस चीज का रजिस्ट्रेशन मैम? जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस चैप्टर में डिटेल में हम लोग क्या क्या देखेंगे, क्या जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है या नहीं है। ठीक है, उसके अलावा हम लोग देखेंगे कि किसे लेना मैंडेटरी है, किसे लेना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, उसके अलावा कौन ऐसे लोग हैं जो एग्जेम्प्ट है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से, भले ही उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रही है नहीं हो रही है व्हाटएवर, बट दीज पीपल आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी रजिस्ट्रेशन। उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, हर चीज देखेंगे डिटेल में। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि रजिस्ट्रेशन लेना क्यों पड़ता है। आपको अगर टैक्स पे करना है, जीएसटी पे करना है आप, करेक्ट, ठीक है, उसके लिए, या आपको अगर टीडीएस डिडक्ट करना है, आपको अगर टीसीएस कलेक्ट करना है, ठीक है, आपको कोई इंटरेस्ट, कोई फीस, कोई पेनाल्टी, वॉट एवर यू हैव टू पे, ठीक है, कोई भी अदर अमाउंट, कोई सेस आपको पे करना है। ठीक है, ये सब आप कैसे पे करते हो गवर्नमेंट को? आप क्या करते हो, जो आपके मंथली या एनुअल जीएसटी रिटर्न्स होते हैं वो फाइल करते हो जीएसटी पोर्टल पे, करेक्ट, ऑनलाइन। ठीक है, एंड जब वो रिटर्न फाइल किया जाता है तो उसके थ्रू गवर्नमेंट को पेमेंट किया जाता है, रिटर्न के थ्रू, करेक्ट। ठीक है, ये रिटर्न आप कैसे फाइल करोगे, ये रिटर्न कब फाइल करोगे आप? जब आपके पास में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया हो तभी। ठीक है, अदरवाइज आप जीएसटी पोर्टल एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। अंडर जीएसटी लॉ एक जो सप्लायर है has to obtain a state wise GST registration. There is no concept of centralized registration under GST. हर स्टेट का महाराष्ट्र है, गुजरात है, राजस्थान है, वॉट एवर, ठीक है, हर स्टेट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। हर स्टेट का जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलग अलग होता है। हर जीएसटी रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले जो स्टेट का पिन कोड होता है, महाराष्ट्र का 27 है, करेक्ट, ठीक है, उसके बाद में एक नंबर दिया जाता है जिसमें से बीच के जो आपके 5 डिजिट होते हैं वो आपका पैन नंबर होता है। ऐसे करके एक पूरा जीएसटी नंबर बनता है एंड ये जो जीएसटी नंबर है ये स्टेट वाइज है। आप रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज लोगे। अगर आपका बिजनेस एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में है, ठीक है, मैं महाराष्ट्र में हूँ, दिल्ली में हूँ, यूपी में हूँ, एमपी में हूँ, तो मुझे हर जगह अलग जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। देर इज नो कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ। ठीक है, एवरी स्टेट, एवरी यूनियन टेरिटरी जहां भी वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, कौन, जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो जहां भी टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से जो पढ़ते हैं, डेफिनेशन समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि चैप्टर में, इस चैप्टर में, इसके अगले चैप्टर में, हर जगह इस डेफिनेशन का रिलेवेंस जो होता है वो आता है। तो आपको डेफिनेशन किस टर्म का क्या मीनिंग है पता रहना चाहिए, क्या इंक्लूड किया जाता है किस टर्म में वो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। प्लेस ऑफ बिजनेस में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, जो जहां से आप खुद का बिजनेस ऑर्डिनरीली जिस प्लेस से कैरी करते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अभी महाराष्ट्र में बैठी हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस में महाराष्ट्र इंक्लूड हो गया। हाँ, हो गया, क्योंकि मैं ऑर्डिनरीली तो मैं महाराष्ट्र में बैठी हूँ, करेक्ट, ठीक है, और मैं यहाँ से आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो place from where the business is ordinarily carried on and includes a warehouse, godown or any other place where taxable person stores his goods, supplies, receives goods or services or goods. एक तो मैं जहां से बिजनेस कैरी कर रही हूँ वो तो इसमें लिख ही दिया, इसके अलावा अगर कोई मेरा वेयर हाउस है, कोई मेरा गोडाउन है, ठीक है, ऐसी कोई मेरी जगह है, कोई भी अदर प्लेस है जहां पे मैं गुड्स जो है स्टोर करती हूँ, वहां पे गुड्स रिसीव हो रहा है या वहां से मैं गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रही हूँ, देन सच वेयर हाउस, सच गोडाउन या वॉट एवर अदर प्लेस इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर प्लेस ऑफ बिजनेस, करेक्ट। ठीक है, सेकेंड
सेकंड क्या है, प्लेस वेयर टैक्सेबल पर्सन मेंटेन्स हिज बुक्स ऑफ। ठीक है, मैंने मैंने मेरा महाराष्ट्र में एक गोडाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बिजनेस कैरी करती हूँ ऑर्डिनरीली खुद का, लेकिन मेरे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कोई और XYZ प्लेस पे मैंने रख रखे हैं, यहाँ पे नहीं है। XYZ एक प्लेस है, वहां पे मैंने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हैं। तो जहां मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखे हुए हैं, दैट प्लेस विल बी कंसिडर्ड माय प्लेस ऑफ बिजनेस। That place will be considered my place of business. And third, a place where taxable person is engaged in business through an agent by whatever name called. अगर मैं, मेरा कोई एजेंट है, ठीक है, मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, मैं सप्लाई ऑफ सर्विस कर रही हूँ, करेक्ट, ठीक है। नाउ नाउ मेरा मेरा मेरे जो बुक्स है वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, महाराष्ट्र में जा रहे हैं, गुजरात में जा रहे हैं, यूपी में जा रहे हैं, ठीक है। मेरी बुक्स महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी में जा रही है, ठीक है ना। मैंने गुजरात में और यूपी में एक एजेंट हायर कर लिए है खुद के, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूँ, मैं वहां पे नहीं जा सकती हूँ हर बार। तो मैंने गुजरात यूपी में खुद के एजेंट्स हायर कर लिए, वो वहां पे काम कर रहे हैं मेरे लिए, ठीक है। तो जहां मेरे एजेंट मेरे लिए काम कर रहे हैं वो भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। तो गुजरात और यूपी भी मेरा प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा। क्या क्या इंक्लूड हुआ प्लेस ऑफ बिजनेस में, कोई वेयर हाउस, कोई जगह जहां मैं खुद के गुड्स रखती हूँ या वहां से गुड्स या सर्विस सप्लाई करती हूँ, कोई ऑर्डिनरी प्लेस जहां से मैं ऑर्डिनरीली खुद का बिजनेस कैरी करती हूँ। उसके अलावा अगर मैं कहीं पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख रही हूँ तो वो प्लेस भी, एंड अगर कहीं मेरा एजेंट है जो काम कर रहा है, दैट प्लेस इज ऑल्सो प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ बिजनेस तो पता चल गया, लेकिन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, स्पेसिफाइड एज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो, करेक्ट। अप्लाई करोगे तभी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो प्लेस आपने बताई कि ये मेरी प्लेस है जहां से मैं बिजनेस कर रहा हूं, दैट प्लेस जो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में लिखी रहेगी, दैट प्लेस विल बी कंसिडर्ड यू एज योर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट का क्या मीनिंग है, अगर अगर प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय सफिशिएंट डिग्री ऑफ परमानेंस एंड सुटेबल स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एंड टेक्निकल रिसोर्सेज टू सप्लाई सर्विस और टू रिसीव एंड यूज सर्विस फॉर इट्स ओन नीड्स। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 50 बोलता है फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट का क्या मतलब है। अगर मेरी जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब जो मेरी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसके अलावा कोई भी जगह है, उसके अलावा अगर कोई भी जगह है जहां से मैं काम कर रही हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे जीएसटी रजिस्ट्रेशन में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बता रखा है महाराष्ट्र, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया मैं गुजरात से यूपी में भी काम कर रही हूँ, गुजरात में भी काम कर रही हूँ, ठीक है। और गुजरात और यूपी में अगर मैंने कोई स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग खड़ी कर दी, ठीक है, और कहा कि ये जो है ये मेरा परमानेंट एक स्ट्रक्चर बन गया है, एक डिग्री ऑफ परमानेंस है एंड सुटेबल स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन टेक्निकल रिसोर्सेज टू सप्लाई सर्विस। एक टेक्निकल सर्विस अगर सप्लाई करनी है आपको, या फिर परमानेंट सुटेबल स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन, ऐसे कुछ भी खड़ा कर दिया वैसे नहीं, इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन, मतलब जहां ऑर्डिनरीली एक इंसान, एक ह्यूमन बोल सके कि हाँ ये परमानेंट स्ट्रक्चर है, एक रैशनल तरीके से अगर सोचा गया, तो दैट इज माय फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, दैट प्लेस इज कॉल्ड एज माय फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, समझा। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, योर एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते आना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है, कैलकुलेशन आपको खुद को करना पड़ता है। एंड अगर आपने एग्रीगेट टर्नओवर गलत कैलकुलेट किया तो जितना भी आप आगे का आंसर लिखोगे आपका पूरा की पूरा गलत रहेगा। सो आपको एग्रीगेट टर्नओवर बहुत अच्छे से कैलकुलेट करते आना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए क्या इंक्लूड होता है और क्या एक्सक्लूड किया जाता है एग्रीगेट टर्नओवर में से। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएसटी रजिस्ट्रेशन
लेना है या नहीं लेना है, या आपके एग्रीगेट टर्नओवर पे डिपेंड करता है। जीएसटी लॉ में थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्या लिमिट है, कौन से स्टेट की क्या लिमिट है, और स्टेट वाइज अलग अलग लिमिट है, ठीक है। तो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से स्टेट की क्या लिमिट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये लिमिट पता करने के लिए आपको एग्रीगेट टर्नओवर पहले कैलकुलेट तो करते आना चाहिए। आपको पता तो रहना चाहिए कि टर्नओवर, एग्रीगेट टर्नओवर में आपके क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं होता है, तभी आप थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइन कर पाओगे। और जब थ्रेशोल्ड लिमिट डिफाइन करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। अगर ये गलत कैलकुलेट हो गया तो थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी गलत चली गई। जैसे ही वो गलत चली गई, आपका जो कंक्लूजन रहेगा आंसर का कि मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, वो रॉन्ग हो जाएगा। आप कितना भी सही प्रोविजन लिख के आ जाओ, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं, जीरो मिलेगा, जीरो, ठीक है। सो मेक श्योर आप एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन अच्छे से समझो। देखो, एग्रीगेट टर्नओवर में क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहले तो वो देखते हैं। जितना भी मैं आउटवर्ड सप्लाई कर रही हूँ, चाहे मेरा सप्लाई ऑफ गुड्स है, चाहे मेरा सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, वॉट एवर आई एम सप्लाइंग, आउटवर्ड सप्लाई नॉट इनवर्ड सप्लाई। आप नाम से समझो, आउटवर्ड सप्लाई मतलब मैं बेच रही हूँ। जब मैं बेच रही हूँ तो मेरा वो टर्नओवर का पार्ट बनेगा, करेक्ट, ठीक है। ना कि जब मैं इनवर्ड सप्लाई, ना कि मैं खरीद रही हूँ तब, जब मैं बेच रही हूँ तब। फाउंडेशन क्लियर करके आए हो ना, आउटवर्ड सप्लाई इनवर्ड सप्लाई का मीनिंग पता रहना चाहिए, ठीक है। क्या है टर्नओवर में, क्या इंक्लूड होगा, वैल्यू ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाईज, सारे जितना भी मैं बेच रही हूँ, चाहे वो टैक्सेबल है, चाहे वो एग्जम्प्ट है, चाहे वो एक्सपोर्ट है, चाहे वो इंटर स्टेट सप्लाई है, of person having same PAN to be computed on all India basis। आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है, आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर है, ये पूरे इंडिया बेसिस पे, ऑल इंडिया बेसिस पे एक टर्नओवर निकलेगा। हर स्टेट वाइज आप अलग अलग टर्नओवर नहीं कैलकुलेट करोगे। सपोज आपका महाराष्ट्र में जो आउटवर्ड सप्लाई है, सपोज आपका महाराष्ट्र में आउटवर्ड सप्लाई आप कर रहे हो, चाहे टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है, एक्सपोर्ट है, इंटरस्टेट है, वॉट, ठीक है। अगर महाराष्ट्र में मैं कर रही हूँ 10K, गुजरात में मेरा है 5K, और यूपी में मेरा है अराउंड सम सपोज 20K, ठीक है। तो 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 क्या ये मैं टर्नओवर स्टेट वाइज देखूंगी? नहीं, मेरा टोटल टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पे देखा जाएगा, जहां जहां मेरा सेम पैन नंबर रहेगा, सेम पैन नंबर रहेगा, ऑल इंडिया बेसिस पे टर्नओवर देखा जाएगा। 10 और 20, 30 और 5 आपका मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना हो गया? 35K विल बी माय एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर स्टेट वाइज नहीं देखा जाता है, ऑल इंडिया बेसिस पे सेम पैन नंबर जहां जहां मेरा है, वहां वहां पूरा कैलकुलेट होकर टोटल जो होता है दैट इज एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। चाहे सप्लाई एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल है, एक्सपोर्ट है, इंटरस्टेट है, वॉटेवर, ठीक है। लेकिन क्या नहीं इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड किया जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर में से? आपका जीएसटी, सबसे पहले आपका जीएसटी, चाहे सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, यूटीजीएसटी है, चाहे सेस है, चाहे सेस है, आप एग्रीगेट टर्नओवर में से हटाओगे, इट विल बी नॉट इंक्लूडेड, इट विल बी एक्सक्लूडेड। जीएसटी इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, पहला। दूसरा आप क्या हटाओगे? वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। क्यों भाई, क्यों हटाया जाएगा? देखो देखो, मैं हूं एबी, ठीक है, सपोज मैं एक जीटीए हूं, ठीक है, मैंने सप्लाई किया है वीबी को, मैंने सप्लाई किया है वीबी को, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस किया, मैं जीटीए हूं, ठीक है। तो तो जब ये जीटीए सर्विस, हमें पता है आरसीएम एप्लीकेबल है, जो रिसिपिएंट होता है ही इज लाइबल टू पे जीएसटी, करेक्ट, ठीक है, अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो ये जो मैं सप्लाई कर रही हूँ, जो मैंने इनवर्ड
अगर मैं कोई इनवर्ड सप्लाई कर रही हूँ, इनवर्ड सप्लाई, मैं अगर कोई इनवर्ड सप्लाई कर रही हूँ जहां पे टैक्स आरसीएम एप्लीकेबल है, रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी, वो सप्लाई जो है आपका एक्सक्लूड किया जाएगा फ्रॉम द कैलकुलेशन ऑफ योर एग्रीगेट टर्नओवर। अगर वीबी खुद का एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट कर रहा है तो ये जो सप्लाई ऑफ सर्विस जहां आरसीएम एप्लीकेबल है, वीबी खुद के एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते वक्त ये सप्लाई ऑफ सर्विस जो है, जो उसने इनवर्ड सप्लाई ली है जीटीए सर्विस, हटाएगा, इंक्लूड नहीं होगा। क्या क्या इंक्लूड होगा? सारे आउटवर्ड सप्लाईज, टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट है, एक्सपोर्ट है, इंटरस्टेट है, व्हाटएवर, ठीक है, ऑल इंडिया बेसिस पे, सेम पैन बेसिस पे कैलकुलेट होता है। क्या एक्सक्लूड किया जाएगा? जीएसटी, CGST, IGST, SGST, UTGST, सेस whatever GST is excluded, and inward supplies जहां पे RCM applicable है, that one is excluded from calculation of your aggregate turnover। ठीक है, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने देख लिया एग्रीगेट टर्नओवर, लेकिन एग्रीगेट टर्नओवर वर्सेस टर्नओवर इन अ स्टेट का क्या मतलब है? क्लियर, पढ़ के ही पता चल जा रहा है कि इसका ये मतलब है कि आपका एग्रीगेट टर्नओवर ऑल इंडिया बेसिस पे कैलकुलेट हो रहा है, और टर्नओवर इन अ स्टेट जो है वो आपका स्टेट वाइज जो है कैलकुलेट होगा, स्टेट वाइज आपका टर्नओवर कैलकुलेट होगा। ठीक है, aggregate turnover is different from turnover in a state. The former is used for determining threshold limit for registration. ठीक है, however once a person is eligible for composition levy, जो हमने सप्लाई चैप्टर में, चार्ज वाले चैप्टर में पढ़ रखा है। ठीक है, द जीएसटी पेबल अंडर कॉम्पोजिशन लेवी वुड बी कैलकुलेटेड एट अ स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ये बोल रहे हैं कि जो टर्नओवर इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, इसका क्या काम है, क्या काम है, इसका क्या यूज है, ये क्यों है? दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए यूज आता है, लेकिन जो आपका टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो है आपका है, ये क्यों काम आता है? कॉम्पोजिशन लेवी अगर आपके लिए एप्लीकेबल है, आप ऑप्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, उसके लिए ये काम आता है, ये ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, बीच में डाल दिया है, ठीक है, याद रखने का है आपको। एग्रीगेट टर्नओवर इज डिफरेंट फ्रॉम टर्नओवर इन अ स्टेट और यूनियन टेरिटरी। ठीक है, आपको मेन क्या याद रखना है, क्या इंक्लूड होता है, क्या एक्सक्लूड होता है। ठीक है, आप अगर चाहो तो अभी इसको कहीं पे लिख लो जहां आप नोट्स बनाते, वैसे तो ये नोट्स मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है, ये नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो एंड ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अभी अगर आपको चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या आपके स्टिकी नोट्स पे भी लिख सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, एक बार देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करो और ले लो। ठीक है, नेक्स्ट हमने इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपकी क्या क्या है वो समझ ली है। नाउ कम्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका सेक्शन नंबर 22 क्या बोलता है? पर्सन हु आर लाइबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। क्या सब लोग लाइबल होते हैं? नहीं, नहीं। सेक्शन नंबर 22 में दिया गया है कौन और कब और क्यों लाइबल है, कौन कब क्यों लाइबल है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। देखते हैं, देखो सबसेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है? एवरी सप्लायर, चाहे गुड्स का है, चाहे सर्विसेज का है, चाहे दोनों का है, इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन। कहा? स्टेट या यूनियन टेरिटरी में जहां से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड्स द स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट। तीन बातें हैं, तीन बातें हैं। एवरी सप्लायर जो सप्लाई कर रहा है, किस चीज का? टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है। ठीक है, कोई भी स्टेट, कोई भी यूनियन टेरिटरी में, ठीक है, सप्लायर है, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स हो, चाहे सप्लाई ऑफ सर्विस हो, लेकिन जो सप्लाई है वो टैक्सेबल सप्लाई है, उस पर जीएसटी लगने वाला है। टैक्सेबल सप्लाई अगर कोई कर रहा है इन स्टेट और इन यूनियन टेरिटरी, उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अगर उसका जो एग्रीगेट टर्नओवर है वो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर गया तो उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? देखो एक चार्ट है, मैं चार्ट फॉर्मेट में आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, आपको ये स्टेट, मैम ये लर्न करना, आपको ये लर्न करना ही पड़ेगा। देयर इज नो
एक्सक्यूज इन दिस। और मैं बता रही हूँ क्वेश्चन 5 मार्क के स्टडीज की, 4 मार्क की, 5 मार्क की एमसीक्यूज में मैंने पिछले 5-7 अटेम्प्ट के पेपर एनालिसिस करके बैठी हूँ मैं बता रही, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये हर जगह काम आता है, कहीं पे भी क्वेश्चन बन जाता है। आपको थ्रेशोल्ड लिमिट बहुत अच्छी से पता रहनी चाहिए, ठीक है। देखो एम एम एन टी, 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 मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। एम एम बोलो मेरे साथ, जोर से बोलो, ठीक है, देखने दो घर वालों को, जोर से बोलो। एम एम एन टी, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इनकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, इनकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है ये 10 लाख है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सप्लाई ऑफ सर्विस। चाहे सप्लाई गुड्स का हो रहा है, चाहे सप्लाई सर्विस का हो रहा है, चाहे दोनों का हो रहा है, वॉटेवर, इनकी स्टेट्स की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? 10 लाख है। 10 लाख से किसकी? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, चाहे सप्लाई गुड्स का है, सर्विस का है, वॉट एवर, द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर इज 10 लाख रुपीज इन अ स्टेट, इन अ स्टेट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां थ्रेशोल्ड लिमिट जो है 20 लाख की है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विस। चाहे सप्लाई गुड्स का हो रहा है, चाहे सप्लाई सर्विस का हो रहा है, डजेंट मैटर, लिमिट आपकी 20 लाख है थ्रेशोल्ड लिमिट। 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया। कौन से स्टेट्स के लिए? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना। मैं बताऊं इसको याद करने का एक तरीका, मैं बताऊं आपको, अगर सारे की सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स पता है ना, अगर आपको सारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स पता हो तो आप इसे बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। देखो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में से 4 स्टेट MMNT, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में से 4 स्टेट्स MMNT, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। इन 4 स्टेट्स की लिमिट 10 लाख है, चाहे सप्लाई गुड्स का है, चाहे सप्लाई सर्विस का है। इनके अलावा इन 4 के अलावा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है आपके, कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना। अगर आपको कोई निमोनिक बनाना है तो आप निमोनिक बना के लर्न कीजिए, जैसे आपको लर्न होता है वैसे लर्न कीजिए। देर इज नो एक्सक्यूज टू दिस, यू हैव टू लर्न दिस। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी और तेलंगाना, इन स्टेट्स की जो लिमिट है, कितने है ये? 1 2 3 4 5 6, इन 6 स्टेट्स की लिमिट 20 लाख है, चाहे सप्लाई सर्विस का हो, चाहे सप्लाई गुड्स का हो, चाहे दोनों। ठीक है, इनके अलावा इनके अलावा जो 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आपके बचे हैं, ठीक है, 3 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बचे, कौन से? जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4, ये 6 10 और ये 3 13 आपके स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स खत्म हो गए। ठीक है, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अलावा बाकी सारे स्टेट्स है, उन सब की लिमिट जो है, उन सब की लिमिट जो है 20 लाख है फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस और both goods and service, and 40 lakh for supplier of goods intra-state। क्या है ये क्या नया पॉइंट आया? देखो मैं बताती हूँ, एक मिनट, ये हटाया मैंने। ठीक है, देखो 10 लाख चाहे सप्लाई गुड्स का है, चाहे सर्विस का है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, 20 लाख चाहे सप्लाई गुड्स का है, चाहे सप्लाई सर्विसेज का है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी और तेलंगाना। ठीक है, इसके अलावा 20 लाख फॉर सप्लाई ऑफ सर्विस और बोथ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, ये एक पार्ट है, इसको ऐसे पढ़ो, एक पार्ट ये है। क्या एक पार्ट ये है? 20 लाख फॉर सर्विस और गुड्स और बोथ, मतलब सेम यही प्रोविजन है, सेम यही प्रोविजन है। लेकिन अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो, किस चीज का? गुड्स का। इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो किस चीज का? गुड्स का।
तो वहां पे आपकी जो लिमिट है वो 40 लाख रुपीस हो जाती है। किन स्टेट्स में? जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और बाकी सारे रिमेनिंग स्टेट्स जो है उन सब में। मैं फिर से आपको बता दे रही हूँ, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 लाख, ठीक है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना 20 लाख, ठीक है। और जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और बाकी सारे स्टेट्स 20 लाख। लेकिन इन स्टेट्स में अगर आप इन स्टेट सप्लाई करते हो, मतलब विद इन स्टेट सप्लाई करते हो अगर आप इधर, तो आपकी सप्लाई ऑफ गुड्स की थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख है, ठीक है। थ्रेशोल्ड लिमिट लर्न करना बहुत आसान है। 10 प्लस डबल किया हुआ है 20, और प्लस फिर से डबल किया हुआ है तो 40 आपका जो है थ्रेशोल्ड लिमिट हो गया है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट लर्न करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। 10, 20 और 40 है थ्रेशोल्ड लिमिट। स्टेट्स लर्न करना मुश्किल काम है जो आप करोगे। नो मैटर व्हाट यू हैव टू डू इट। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में, हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता है, ठीक है। 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 4 केसेस बन रहा है। 10 लाख इधर पहला केस आपका, ठीक है। दिस फिर 20 लाख आपका सेकेंड केस, ठीक है। एंड थर्ड केस आपका कौन सा है? ये वाला, ये यहां तक, ठीक है। ये ये आपका थर्ड केस बनता है। और फोर्थ केस आपका क्या बनता है? ये जो है आपका फोर्थ केस बनता है, ठीक है। ठीक है, ये आपकी जो है थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर ये लिमिट आप क्रॉस कर गए एग्रीगेट टर्नओवर की, और आपका टैक्सेबल सप्लाई है, चाहे कोई भी स्टेट में, यूनियन टेरिटरी कहीं पे भी हो, सप्लाई ऑफ गुड्स हो, सप्लाई ऑफ सर्विस हो, आपने अगर एग्रीगेट टर्नओवर की थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर ली तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट हमने पढ़ ली है, ठीक है। In the following cases, extended limit of 40 lakh is not applicable. हमने पढ़ा ये एक्सटेंडेड लिमिट है 40 लाख की, ठीक है। अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो गुड्स का तो एक्सटेंडेड लिमिट है 40 लाख की। तो ये एप्लीकेबल कब नहीं है? अगर आप पर्सन कोई ऐसे हो जिसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। जो हम नीचे पढ़ेंगे, एक ऐसी लिस्ट दे रखी है गवर्नमेंट में, जीएसटी लॉ में एक ऐसी लिस्ट है जहां आपका थ्रेशोल्ड लिमिट भले ही क्रॉस ना हो रहा हो, आपको फिर भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। एक ऐसी लिस्ट दे रखी है जो हम नीचे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अगर ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, तो काय की थ्रेशोल्ड लिमिट 40 हो, 20 हो, 10 हो, वॉटेवर, ठीक है, कोई एप्लीकेबल ही नहीं है, उसे तो लेना ही है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, कुछ भी उसका टर्नओवर हो, ठीक है। सेकेंड, अगर कोई कोई नोटिफाइड गुड्स का सप्लाई कर रहा है, कौन से है नोटिफाइड गुड्स ये हमें पता है, पहले भी हमने पढ़ रखे हैं। नोटिफाइड गुड्स कौन से हैं? आइसक्रीम, एडिबल आइस, पान मसाला, टोबैको, टोबैको के प्रोडक्ट्स, टोबैको सब्सटीट्यूट्स, उसके अलावा फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश आपके एग्रीगेट्स, ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स, ये सारे नोटिफाइड गुड्स है। सॉरी, ये सारे नोटिफाइड गुड्स है। अगर अगर आप इन नोटिफाइड गुड्स का सप्लाई कर रहे हो इंट्रास्टेट, कहा? इन दिस स्टेट्स, इन स्टेट्स में अगर आप इन नोटिफाइड गुड्स का सप्लाई कर रहे हो, एक्सटेंडेड लिमिट ऑफ 40 लाख इज नॉट एप्लीकेबल। वहां आपकी लिमिट 20 लाख की रहेगी। एक्सटेंडेड लिमिट ऑफ 40 लाख इज नॉट एप्लीकेबल, वहां आपकी लिमिट 20 लाख की रहेगी। मतलब अगर आपने 20 लाख क्रॉस कर गए तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कंपल्सरीली, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर किसी ने वॉलेट खुद से रजिस्ट्रेशन ले ही लिया है तो काय की थ्रेशोल्ड लिमिट, ना 10, ना 20, ना 40, नथिंग, खुद से ही रजिस्ट्रेशन ले लिया है। एंड एक है पर्सन एंगेज इन मेकिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई इन अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, सिक्किम, तेलंगाना, पौंडीचेरी एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स एज पर सेक्शन 22, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मतलब ये वाले स्टेट्स। कौन से वाले स्टेट्स? और ये इन इन स्टेट्स में अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। इन स्टेट्स में अगर कर रहे हो तो
जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश और अदर स्टेट्स, तो इन स्टेट्स में आपकी 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल है। ठीक है, ठीक है, बस इनमें से मेन याद रखने के जैसा क्या था, नोटिफाइड गुड्स, बाकी तो सेम है, घुमा फिरा के बोला है बस। ठीक है, नोटिफाइड गुड्स का सप्लाई अगर हो रहा है तो वहां पे 40 लाख की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, 20 लाख वाली ही लिमिट एप्लीकेबल रहेगी। ठीक है, ये हो गया आपका सबसेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 22। थ्रेशोल्ड लिमिट आपको सीख बताई गई है कि क्या थ्रेशोल्ड लिमिट है फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी पर्सन who on the day immediately preceding the appointed day is registered or holds a license under law shall be liable to register under this act with effect from appointed day। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब जीएसटी लॉ आया, जीएसटी लॉ कब आया? 1 जुलाई 2017। ठीक है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉ आया। अब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई पर्सन ऐसा होगा on the day immediately preceding the appointed day is registered or holds a license under existing law shall be liable to register under this act with effect from appointed day। मतलब अगर जीएसटी लॉ से पहले, इस एक्ट से पहले, जीएसटी एक्ट से पहले जो लॉ था, जीएसटी एक्ट से पहले जो लॉ था उसमें अगर आपका कोई लाइसेंस आप होल्ड कर रहे थे या कहीं पे अपॉइंटेड थे, कब? जीएसटी लॉ से पहले, अगर जो एक्ट, जीएसटी एक्ट से पहले जो लॉ था उसमें अगर आप कोई लाइसेंस होल्ड कर रहे थे या आप कहीं पे अपॉइंटेड थे तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ऐसा ये बोल रहे हैं। ठीक है, सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? वेयर बिजनेस कैरीड ऑन बाय टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इज ट्रांसफर्ड वेदर ऑन अकाउंट ऑफ सक्सेशन और अदरवाइज टू अनदर पर्सन गोइंग कंसर्न, द ट्रांसफरी जो है एज द केस में भी शैल बी लायबल टू बी रजिस्टर्ड। अगर मेरा बिजनेस एबी का बिजनेस मैंने ट्रांसफर कर दिया, कैसे ट्रांसफर किया? बेचा है कि नहीं? एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर हुआ है, एज अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफर हुआ है। तो जिसको भी मैंने ट्रांसफर किया, फॉर एग्जाम्पल वीबी को मैंने मेरा बिजनेस ट्रांसफर किया है, तो अब वीबी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा मैंडेटरीली, कंपल्सरीली, क्योंकि उसने मेरा बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न लिया है, तो अब उसे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, अंडरस्टूड? ठीक है, सबसेक्शन 4, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 एंड 3, मतलब ये बोल रहे हैं कि 1 और 3 को छोड़ दो। 3 क्या था आपका? बिजनेस वाला। 1 क्या था आपका? थ्रेशोल्ड लिमिट वाला। ठीक है, सबसेक्शन 1 को और सबसेक्शन 3 को छोड़ दो। इसके अलावा अगर कोई अरेंजमेंट हो रहा है अमालगमेशन के लिए या डीमर्जर के लिए, या कोर्ट या ट्रिब्यूनल कोई ऑर्डर दे रहा है किसी अमालगमेशन, किसी डीमर्जर के लिए, जो ट्रांसफरी रहेगा शैल बी लायबल टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन। ये बोल रहे हैं एज अ गोइंग कंसर्न आपका ट्रांसफर हो रहा है नहीं हो रहा है वो छोड़ दो। सबसेक्शन नंबर 1 जो आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट दी है वो छोड़ दो, वो कुछ नहीं देखना है। अगर कोई कोर्ट ने या कोई ट्रिब्यूनल ने बोल दिया कि क्या बोल दिया, कोई डीमर्जर के लिए ऑर्डर पास कर दिया या किसी अमालगमेशन के लिए ऑर्डर पास कर दिया, तो इस केस में जो ट्रांसफरी रहेगा, जिसके पास बिजनेस जा रहा है, जो ट्रांसफरी रहेगा, उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, मैं फिर से आपको फटाफट सेक्शन नंबर 22 रिवाइज करती हूँ। सबसेक्शन 1 आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा 10 लाख। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना 20 लाख। ठीक है, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, आसाम और बाकी सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज आपकी लिमिट 20 लाख है। लेकिन अगर इन स्टेट्स में आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो गुड्स का, सर्विस नहीं लिखा है, ठीक है, इन स्टेट्स में आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो गुड्स का, तो आपकी लिमिट 40 लाख हो जाती है। ठीक है, सिर्फ एक केस आपको याद रखना, अगर आप नोटिफाइड गुड्स का सप्लाई करते हो तो आपको 40 लाख की नहीं 20 लाख की ही लिमिट एप्लीकेबल। ठीक है, नेक्स्ट सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि पहले जीएसटी एक्ट के पहले जो लॉ था उसमें अगर कोई बंदे के पास में कोई लाइसेंस था या कुछ कहीं पे वो अपॉइंटेड था, वॉट एवर,
तो उसे जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, सबसेक्शन 3 बोलता है अगर मैं मेरा बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न किसी को ट्रांसफर कर रही हूँ, जो ट्रांसफरी है उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और सबसेक्शन 4 बोलता है सबसेक्शन 1 और 3 को छोड़ो, अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोई डीमर्जर कोई अमालगमेशन का ऑर्डर देता है तो जो ट्रांसफरी है उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, दिस फिनिशेस योर सेक्शन नंबर 22। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 23। ठीक है, 22 में हमने देखा किसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, 23 में हम देखेंगे किसे नहीं लेना है। मतलब नहीं लेना है मतलब मैम, अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई है फिर भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ऐसे भी एक लिस्ट है। ठीक है, सेक्शन नंबर 23 जो है लिस्ट द पर्सन हु आर नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, फर्स्ट क्या है, अगर कोई पर्सन है जो एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ एक्सक्लूसिवली मतलब सिर्फ वो ऐसा कोई सप्लाई कर रहा है जो कि टैक्सेबल ही नहीं है, इट इज नॉट लाइबल टू टैक्स और होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर कोई नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है जिसपे टैक्स लगना ही नहीं है, या कोई एग्जम्प्ट सप्लाई है मतलब जिसपे टैक्स लगना ही नहीं है, जब टैक्स ही नहीं लगना है तो टैक्स देना ही नहीं है, टैक्स देना ही नहीं है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही क्यों। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा बंदा है जो नॉन टैक्सेबल एक्सक्लूसिवली एंगेज इन नॉन टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप समझो मैं, ठीक है, मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है मैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सप्लाई करती हूँ। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, जो हम एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सप्लाई जो है वो एग्जम्प्ट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस सप्लाई कर रही हूँ मतलब मेरा जो सप्लाई है वो एग्जम्प्ट है, मेरे को कोई टैक्स देना ही नहीं है, कोई जीएसटी देना ही नहीं है, तो मैं क्यों रजिस्ट्रेशन लू। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड, कोई एग्रीकल्चरिस्ट है, to the extent of supply of produce out of cultivation of land is not liable for registration। जो मैंने एग्जांपल दिया वही सबसेक्शन वो क्लॉज नंबर बी में लिखा है क्या, कि अगर कोई एग्रीकल्चरिस्ट है जो सप्लाई कर रहा है कौन सा, प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, लैंड कल्टीवेट करके जो प्रोड्यूस मिल रहा है वो अगर मैं बेच रही हूँ देन आई एम नॉट लाइबल फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन, क्योंकि आपकी सर्विस ही एग्जम्प्ट है। ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट का डेफिनेशन दिया है जो आप पढ़ लेना, कुछ डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, अगर कोई पर्सन है सिर्फ और सिर्फ रिवर्स चार्ज सप्लाई कर रहा है, मतलब ए बी है, ठीक है, मैं क्या करती हूँ, मैं जीटीए सर्विस दे रही हूँ। ठीक है, मैं जीटीए सर्विस दे रही हूँ, मेरा सिर्फ एक ही बिजनेस है, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला जीटीए सर्विस दे रही हूँ, मतलब सिर्फ आरसीएम वाली सर्विस में सप्लाई कर रही हूँ, इससे बंदे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। लेकिन एक एक्सेप्शन यहाँ पे है जो आपको याद रखना पड़ेगा, नथिंग कंटेंट इन दिस नोटिफिकेशन शैल अप्लाई टू एनी पर्सन एंगेज्ड इन मेकिंग मेटल स्क्रैप वाला सप्लाई। अगर कोई, ये जो है ना, ये अमेंडमेंट है, ये हर जगह ऐड हुआ है मेटल स्क्रैप। ठीक है, हमने टीडीएस टीसीएस में भी पढ़ा। ठीक है, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन एक रजिस्टर्ड पर्सन को मेटल स्क्रैप सप्लाई करता है तो उसे टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, यहाँ पे भी मेटल स्क्रैप आ गया। ठीक है, क्या मेटल स्क्रैप आ गया, क्या भी कोई आरसीएम सप्लाई कर रहा है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर मेटल स्क्रैप का सप्लाई है तो फिर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, वहां पे आपको नहीं छूट दी गई है। मेटल स्क्रैप अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, क्लॉज नंबर डी, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज टू 20 लाख, जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख की या जो 20 लाख की है। ठीक है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख की या जो 20 लाख की है, जो क्रॉस नहीं हो रही है तो उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। अरे यार सेम ही चीज फिर से घुमा के बोलते हैं, ऊपर हमने पढ़ा कि ये क्रॉस हो गई अगर थ्रेशोल्ड लिमिट तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, मैंडेटरी है। ठीक है, नीचे बोलते हैं क्लॉज नंबर डी में कि नहीं हुई है तो नहीं लेना है। ठीक है, पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू 20 लाख। लर्न करने वाली चीज क्या, 10 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स ऑफ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा,
क्या बोल रहे हैं, अगर मैं इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ किस चीज का, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का अप टू 20 लाख रुपीज, तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। और जो एमएमएनटी आपका है, एमएमएनटी जो आपका है उधर लिमिट 10 लाख है, 20 लाख नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रही हूँ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का, तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ठीक है। अप टू 20 लाख, 20 लाख क्रॉस हो गया तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है, ठीक है। अगर कोई सीटीपीज है मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड अप टू 20 लाख और 10 लाख इन केस ऑफ एमएमएनटी, ठीक है, ठीक है। अगर कोई सीटीपी, सीटीपी मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल, सीटीपी एनआरटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस है, हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा है, लिमिट अप टू 20 लाख और एमएमएनटी के केस में लिमिट अप टू 10 लाख, तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर कोई पर्सन है मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर अदर देन 95, क्योंकि ये आरसीएम वाली है। अगर आपको प्रोविजंस याद है तो ये आरसीएम वाली है, यहाँ पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ई कॉमर्स ऑपरेटर को टैक्स पे करना पड़ेगा तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर 9 सबसेक्शन 9 क्लॉज सबसेक्शन 9 सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 के अलावा अगर आप कोई सर्विस कर रहे हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, ठीक है। कब, अप टू एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 20 लाख और एमएमएनटी के केस में 10 लाख, ठीक है, एमएमएनटी के केस में 10 लाख। मतलब इसका मतलब क्या है, सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस बोला गया है, सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस बोला गया है। अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स करते हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, सिर्फ सप्लाई ऑफ सर्विस लिखा है, गुड्स के सप्लाई के केस में आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लॉज नंबर एच क्या बोलता है, पर्सन मेकिंग इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स through e-commerce operator with aggregate turnover up to threshold limit are exempt from obtaining GST registration। ऊपर सर्विस लिख दिया, नीचे गुड्स लिख दिया कि अगर आप सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अप टू एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस दे रखी है, क्या कंडीशंस दे रखी है, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। ई कॉमर्स ऑपरेटर इन मोर देन वन स्टेट और यूनियन टेरिटरी सप्लाई नहीं होना चाहिए, रिक्वायर्ड टू हैव पैन इशूड, such person shall before making supply declare on the GST portal, क्या, पैन नंबर, एड्रेस ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस एंड स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां उन्हें सप्लाई करना है, ठीक है। उनके पास में एनरोलमेंट नंबर रहना चाहिए। नेक्स्ट, शैल नॉट बी ग्रांटेड मोर देन वन एनरोलमेंट, एक स्टेट या एक यूनियन टेरिटरी में एक ही एनरोलमेंट नंबर होता है। नो सप्लाई ऑफ गुड्स शैल बी मेड अनलेस सच पर्सन हैव बीन ग्रांटेड एनरोलमेंट नंबर। Next, where such person are subsequently granted registration, the enrollment number shall be seized and invalid। क्या बोल रहे हैं इतना सारा, मैम आपने पढ़ दिया, कुछ समझ में नहीं आया, बहुत इजी है। देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स अगर आपको ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू करना है टू थ्रेशोल्ड लिमिट, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन कुछ कंडीशंस दे दी इन्होंने गुड्स के केस में, सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में नहीं, गुड्स के केस में इन्होंने कुछ कंडीशंस दे दी। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ही आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट दी गई है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो फिर उस केस में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। कौन सी कंडीशन है, सबसे पहले सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करना चाहिए, विद इन स्टेट कर रहे हो चलेगा। सेकेंड, आप जो है मोर देन वन स्टेट या मोर देन वन यूनियन टेरिटरी में सप्लाई नहीं कर सकते हो थ्रू दैट ई कॉमर्स ऑपरेटर, ठीक है, एक ही स्टेट में कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा थर्ड, उसके पास में पैन नंबर रहना चाहिए, वो जो पर्सन है उसके पास पैन नंबर रहना चाहिए। फोर्थ, ठीक है, फोर्थ क्या है, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसे वो सप्लाई करना है, उस ई कॉमर्स ऑपरेटर का ये ऑब्लिगेशन है कि जीएसटी पोर्टल पे वो खुद का एड्रेस जहां वो सप्लाई करने वाला है
प्लेस ऑफ बिजनेस, खुद का पैन नंबर और जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी जहां सप्लाई होने वाला है वो डिक्लेयर करे। ठीक है, उसके बाद में जब वो डिक्लेयर करेगा उसको एक एनरोलमेंट नंबर दिया जाएगा। बिना एनरोलमेंट नंबर के वो सप्लाई नहीं करेगा, और जब उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया तो जो एनरोलमेंट नंबर टेम्पररीली दिया था वो सीज हो जाएगा। ठीक है, इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट, liability to register in respect of service provided by commission agent as per APMC Act of Sale or Purchase of Agriculture Produce। जो एपीएमसी कमेटी होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी बोला जाता है एपीएमसी। हम एग्जाम्पशन चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो एपीएमसी कमेटी जो होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ये जो सर्विस देती है ना, इनकी जो सर्विस होती है ये एग्जाम्प्ट होती है। तो जब इनकी सर्विस ही एग्जाम्प्ट है तो इन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों लेना है? नहीं लेना है, क्योंकि सर्विस इनकी एग्जाम्प्ट है। ठीक है, ठीक है, फिर से अपन फटाफट रिवाइज करेंगे। सब सेक्शन नंबर आपका 23, किसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। फर्स्ट 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 अगर कोई नॉन टैक्सेबल या एग्जाम सप्लाई कर रहा है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। सेकेंड, एग्रीकल्चरिस्ट, क्योंकि उसकी सर्विस ही एग्जाम्प्ट है। थर्ड थर्ड आरसीएम वाली सर्विसेज अगर है, मेरा गला थोड़ा खराब है, प्लीज सॉरी, आरसीएम वाली सर्विस एक्सक्लूसिवली एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस, जो जहां पे आरसीएम एप्लीकेबल है तो वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, फोर्थ अगर आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हो रही है 20 लाख 10 लाख वाली, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। फिफ्थ, अगर आप नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई सीटीपी है जो इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट, उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। ठीक है, उसके अलावा कोई अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर है जिसके थ्रू आप सप्लाई ऑफ सर्विस करते हो अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। सप्लाई ऑफ गुड्स अगर कर रहे हो तो कब नहीं लोगे आप, कब नहीं लोगे रजिस्ट्रेशन, सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर कोई एपीएमसी कमेटी है जो सर्विस दे रही है, उसकी सर्विस एग्जम्प्ट होती है तो वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी लिस्ट है जिन्हें कंपल्सरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आपका सेक्शन नंबर 24 होता है। इसका क्या मतलब है कंपल्सरी? मतलब चाहे आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्रॉस हो रही है या नहीं हो रही है, वो देखोगे ही नहीं आप। अगर ये लिस्ट वाला कोई बंदा है तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको कंपल्सरीली जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा सेक्शन नंबर 24 के हिसाब से। ठीक है, और फर्स्ट, अगर कोई इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता है, मैं बता दूं इंटर स्टेट सप्लाई जब होता है ना तो उस पर आईजीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, ठीक है, जब इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप सप्लाई कर रहे हो, नो मैटर व्हाट, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन लेकिन अगर टैक्सेबल सर्विस आप कर रहे हो और हैंडीक्राफ्ट गुड्स, ये दो केसेस में, एक इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, सेकेंड इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स, इन दो केसेस में आप थ्रेशोल्ड लिमिट जो आपकी है 10 लाख 20 लाख 40 लाख वाली वो देखोगे। ठीक है, इसके अलावा अगर इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ कोई भी गुड्स हो रहा है, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपल्सरी है। अंडरस्टूड? ठीक है, सिर्फ दो केसेस है, इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ हैंडीक्राफ्ट गुड्स और इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस, कोई भी सर्विस आपको थ्रेशोल्ड लिमिट देखनी है। इसके अलावा आप कोई भी इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स करोगे, आपको वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई सीटीपी है जो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर कोई रिवर्स चार्ज
में टैक्स पे करने के लिए लाइबल है, ऑन इनवर्ड सप्लाईज रिसीव्ड उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी, क्योंकि उसको आरसीएम एप्लीकेबल है, उसको टैक्स पे करना है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। जैसे सीटीपी है वैसे अगर कोई एनआरटीपी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, कोई ई कॉमर्स ऑपरेटर है, इन्हें क्यों रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, क्योंकि हमने देखा है ई कॉमर्स ऑपरेटर को आरसीएम एप्लीकेबल है अंडर सेक्शन 9 सब सेक्शन 5, और एज पर टीसीएस प्रोविजन एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस। इन दो रीजंस के वजह से एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर उन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। नेक्स्ट नेक्स्ट जिन्हें टीडीएस डिडक्ट करना है एज पर सेक्शन नंबर 51 वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे, ये हमने टीडीएस टीसीएस चैप्टर में भी पढ़ा। ठीक है, उसके अलावा पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑन और बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन, मतलब अगर कोई एजेंट है मेरा तो उसे भी फिर जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अगर वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो। ठीक है, कोई इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई ऑयडार सर्विस ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटा ट्रांसफर सर्विस, कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस, ये तीन में से कोई भी अगर है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ऑयडार सर्विसेज, ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विसेज, इन तीनों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, लेना पड़ेगा। एंड एनी अदर पर्सन एज में बी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट बोली तब का तब देखेंगे। ठीक है, किसे किसे लेना पड़ेगा मैं फिर से बता दूं, कोई भी इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स यू हैव टू टेक जीएसटी रजिस्ट्रेशन। सिर्फ हैंडीक्राफ्ट गुड्स के केस में और इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में आप थ्रेशोल्ड लिमिट देखोगे। सीटीपी एनआरटीपी को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, आरसीएम अगर किसी के लिए एप्लीकेबल है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ई कॉमर्स ऑपरेटर को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। टीडीएस जिसे डिडक्ट करना है उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। कोई एजेंट है जो मेरे बिहाफ पे टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है तो उसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। आईएसडी ओइडार सर्विस वाला, ऑनलाइन मनी गेमिंग वाला, इन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी। और इनके अलावा कोई भी गवर्नमेंट जब बोलेगी कि ये नोटिफाई हमने किया है तो उसे भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, इसके आगे का जो प्रोसीजर है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, कब आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो, एक मिनट, हाँ, कब आपका जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल किया जाएगा, कब डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, ये सारा हम लोग पार्ट नंबर 2 में देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। हमने क्या क्या देखा, हमने 3 इंपॉर्टेंट चीजें देखी, प्रिसाइजली हमने 4 देखी। एग्रीगेट टर्नओवर का डेफिनेशन हमने देखा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमने सेक्शन नंबर 22 देखा कि कब आप एप्लीकेबल हो रजिस्ट्रेशन के लिए। सेक्शन नंबर 23 हमने देखा किसे एप्लीकेबल है नहीं रजिस्ट्रेशन, और सेक्शन 24 हमने देखा कि चाहे कुछ भी हो जाए इन्हें तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही है। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब चैनल। ठीक है, बाय बाय।